मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मुझे जलन होती है, मैं बता दूं फ्रेंकली। अच्छे फिल्म्स देखता हूँ यार, मैं वो रोल्स नहीं कर रहा हूँ, बहुत जलता हूँ। मैं किस्मत बदल दूंगा। फेटलिज्म की मतलब ये किस्मत की बात है और फ्री विल की मैंने किया, पर कुछ खास करना कितना जरूरी है? नहीं, बिना एफर्ट के तो हुआ नहीं है ये। थोड़ा सा एफर्ट आपका भी लगा है, थोड़ा सा मेरा भी लगा है, तो दैट इज फ्री विल। लोग अनूठे होने के लिए पैसे देते हैं या किसी भी काम के लिए पैसे देते हैं? ये Unique। बड़ी खास चीज, हाँ यूनिक है बहुत, ये बड़ी। मुझे अंगूठा लगा है। हाँ, अच्छा, मतलब वो थूक लगा देना आपको जिसको बोलते हैं। ठेंगा लगा। हाँ, मतलब आप जैसा काम करोगे वैसा आपको नाम मिलेगा, और जैसा आपका नाम होगा वैसे ही आपको पैसा मिलेगा। ब्रांड दैट यू हैव इज courtesy the work that you have done. अब जैसे गुलजार साहब को आप लीजिए फॉर एग्जाम्पल, शायर बहुत सारे हैं लेकिन उनके लिखने का अंदाज अलग है, Correct. इसलिए उनको वो मिलता भी है जो उनको मिलना चाहिए। नाम हो, रुतबा हो, पैसा हो, जो कुछ भी हो, ही डजंट कॉम्प्रोमाइज। देखना नहीं देखना हमारे हाथ। Got it. मैंने एनिमल देखी नहीं है, Got it. ट्रेलर मैंने देखा, मुझे लगा शायद ये मेरे लिए नहीं है। Got it. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो देख रहे हैं मैं उनको नीचा करके देखूं, वो अपना उनके अपने रीजंस हैं। आप किसी दूसरों फेट को, इज यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी। हाँ, फेट इज द अपॉर्चुनिटी। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली समटाइम्स ना करके भी बहुत कमाल हो सकता है और हाँ करके भी शायद अच्छा ना हो। Forget about as a creator, as a human being भी क्या आप किसी को जज करने से रोक सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल फादर्स कैरेक्टर, ओके, व्हाट काइंड ऑफ फादर ही इज। आपने देखा इनका जेस्चर किस तरीके से मेरी तरफ है? फादर्स कैरेक्टर। अरे नहीं, नहीं मतलब ये यही तो पंगा है यार, पूरे टाइम काम करते रहे, अपन लोग कहते हीरो ही नहीं फादर। इसीलिए कहते हैं कुछ कमाल के रोल करना चाहते हैं भाई, पर ऐसे ऐसे तो क्रिएटर है। अच्छा ठीक है, हीरो कैसा है? एंटी हीरो है, जैसे मुन्ना भाई का एक कैरेक्टर है, हाँ। तो वो कैरेक्टर के दायरे में है, या उसके पिताजी का भी जो रोल कर रहे हैं उनका एक अपना कैरेक्टर। Do you see you getting more pained by life? Are you more sensitive to things? आप अगर इंसान हैं हाँ। और आपके पास दिल है तो दर्द हो गई। अगर आप इमोशनल नहीं है तो आप कलाकार कैसे हो? अरे मैं इमोशनल हूँ भाई, हाँ। इसीलिए खुद को बचाना पड़ता है। हाँ। कहते हैं ना कि ऐसी किसी पोएट्री को ऐसे उंगली रखी है, जो लाइन है वो कुछ आपको कोई दरवाजे खुलती है। 8 साल का करेक्ट। और अब 60 साल का। 60 सॉरी he had told me not to mention his age. Sorry, please take it. जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है। मैं एकदम ऋतिक रोशन टाइप दिख रहा हूँ? चलो। नहीं दिख रहा हूँ तो फेल है। फिर फेल है भाई। तेरा फोटोग्राफी फ्रेमिंग गेमिंग कर रहे हैं, उल्टा घुमा दो। ये देखिए तबाड़िया साहब हमारे बहुत पुराने मित्र, इनकी वाइफ रेशमा सती, और तबाड़िया साहब इज अ राइटर, डायरेक्टर, मेक्स एड फिल्म्स, राइट्स फीचर फिल्म्स, आल्सो डायरेक्ट्स फीचर फिल्म्स, और हमारे मित्र हैं। स्वागत है, आइए, स्वागत है, आइए। आपका अपने घर में स्वागत है। आपके नहीं कर, बहुत जरूरी है। चलिए, क्या है कि जगह कम है और हम लोग फुल साइज है, तो बंधु आप सबका हार्दिक स्वागत है। मनोज तपाड़िया मेरे मित्र, और कुछ सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। बहुत सालों से, लगभग 20। पर ऐसे ही इनको बताने के लिए क्या रेफरेंस हम देना चाहेंगे कि आपके किस काम को इन्होंने देखा होगा? 2003 से 2011 तक जो भी आपने लाइफ बॉय में देखा होगा एडवर्टाइजिंग, लाइफ बॉय एडवर्टाइजिंग, वो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कुछ भी हुआ होगा उसमें कहीं ना कहीं मेरा दखल रहा है। क्या बात है। और उसके अलावा कुछ छोटी मोटी फिल्में लिखी हैं, जैसे एक फिल्म उसके डायलॉग्स और गाने लिखे हैं वो है चीनी कम। उसके अलावा मनोरमा 6 फीट अंडर में गाने और डायलॉग्स लिखे थे। अच्छा, मनोरमा 6 फीट अंडर, ऑलराइट। उसके अलावा 2-4 फिल्में और हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं चली हैं। मेरी लास्ट रिलीज़ थी साला खड़ूस, माधवन साहब उसमें थे, करेक्ट। और राजकुमार हिरानी साहब ने उसको प्रोड्यूस किया था। काफ़ी सारे एड्स मैंने किए हैं। बेसिकली आप Advertising। आप क्रिएट करते हैं चीजें, कई बार लिख कर, कई बार डायरेक्ट करके, कई बार ऐड के फील्ड में और कई बार फीचर फिल्म में। जी। बट यहाँ पर हम उसके बारे में बात करने नहीं आए हैं, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तबाड़िया साहब और मेरी रिलेशनशिप कुछ ऐसी है कि मैं जब चाहे इनके घर पहुँच जाता हूँ, एक फ़ोन करके यार मैं आ रहा हूँ, ऐसे ही बैठ के, इनकी एक सल्तनत है, वहाँ बैठ के मैं गपियाता हूँ इनके साथ, हम लोग कुछ खाते हैं तख्ते ताऊस पर बैठ कर, है ना, और हम लोग बात कर रहे हैं जिंदगी के। और हम लोग ऐसे ही मिल जाते हैं, हम लोग ऐसे ही मिलते हैं, यूं ही, बिना किसी प्लान के। एक बार याद है कि मैं घर में बैठा हुआ था, सुबह का वक्त था, सुबह 7 बजे होंगे, और मुझे विद्यार्थी साहब का कॉल आया। मैं पूछा कहाँ हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं
थोड़ा सा बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ, क्योंकि मुझे लगा कहीं कुछ प्रोग्राम ना बना दिए हैं। और मैं टालने की कोशिश कर रहा था उनको, और मैंने बताया कि मैं बाहर हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और अचानक से घंटी बजी। विद्यार्थी साहब दरवाजे के बाहर थे, तो ऐसे पकड़ लेते हैं, हाँ, लपक लेते हैं, लपक लेते हैं, और उसके बाद फिर मिलना कई दिन पड़ता है। तक कई दिन तक जब फ़ोन नहीं आता है या नहीं वार्तालाप नहीं होता है, तो इनका कॉल आता है कि भाई आपका आउटगोइंग कटा हुआ है। आउटगोइंग चालू है या बंद है, चालू है या बंद है। बड़े मज़ेदार मज़ेदार किस्से हैं इनके साथ। इनके ऊपर लिखने बैठूं तो बहुत कुछ लिखाया जा सकता है। क्या बात है, किसी दिन लिखूंगा। किसी दिन मेरे जाने के बाद। हाँ तो इस तरीके जब मूड ironical होगा, हाँ, जब मूड होगा। जब मूड होगा, जब मूड होगा। तो आज हम लोग ऐसे ही बैठ के गपिया रहे थे, और माहौल कुछ ऐसा ही है जहां पर हम लोग ऐसे बैठ के चाय पी रहे हैं। बात हुई कि कितना कुछ कंट्रोल में है हमारे। हाँ, बहुत कुछ कंट्रोल में है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और कुछ भी कंट्रोल में नहीं कुछ है। भी कंट्रोल में नहीं है, और हम लोग सोचते ज़रूर है कि जिंदगी क्या में बात जो सब हो रहा है कि हमने किया। क्या है वो शुरू में आप खासकर जवानी के जोश में ये लगता ज़रूर है कि सब मैंने किया है, मैं ही कर रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, कि वो शायद मैच्योरिटी है, या जो भी आप बोल लीजिए इसको। धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, और जो हुआ है वो हो गया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपने किया ये सही नहीं है। जो ईगो का जो पार्ट, ईगो का जो पार्ट है, पार्ट मैंने किया, मैं वाला जो है, जो भी मेरे हिस्से में आया है लिखने के लिए या बनाने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि मैं उसको ढूंढ रहा था और वो मिल गया मुझे और वैसा हुआ हो। वो अपने आप आया मेरे पास, और मैंने अपने आप लिखा उसको। तो उसमें मेरा सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये था कि मैंने पहले कुछ कर्म किया था उस इसमें, तो कुछ तैयारी थी। हाँ, मतलब जब वो मौका मिला, मौका मिला तो वो मौके पे चौका लग गया, और चौका भी लग गया, मतलब लगाया है वैसा नहीं है। एक तरह से वो तो हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग सब कुछ ना कुछ करते हैं, ना, हमारी सबकी चेष्टा रहती है, कोशिश रहती है, जी जी। लेकिन उसके बाद मौका मिलता है और हम कुछ करते हैं। पर तैयारी का तो उसमें खेल है। हाँ, बहुत खेल है, रियाज करते रहना चाहिए। कब मौका मिल जाए वही, और कब आपको बल्ला घुमाना पड़ जाए, वो वाली बात है। तो एक तरफ है फेटलिज्म कि भाई साहब किस्मत में जो है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, और एक तरफ है फ्री विल कि नहीं मैंने कुछ किया। दोनों की जगह है दुनिया में। दोनों की जगह है, मुझे तो लगता है दोनों की जगह है, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप खाली किस्मत के सहारे बैठ भी नहीं सकते हैं, और आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं मैंने किस्मत बदल दूंगा। मेरा ऐसा मानना है मनोज कि फेटलिज्म की मतलब ये किस्मत की बात है, और फ्री विल की मैंने किया, उसमें मेरी ये समझ है कि ये किस्मत की बात है कि मैं जिंदा हूँ, किस्मत की बात है शायद आप जिंदा हैं, किस्मत की बात है कि आज आप यूं ही आ गए, यूं ही मिल लिए हम लोग। अभी 1.5 घंटे पहले ही रूपाली और मैं रायगढ़ से आए हैं, तो बहुत अकस्मात ही बात है कि यहाँ पर किस्मत की बात है। पर फ्री विल या मैंने किया ये है कि आपने कहा कि चलिए हम लोग बैठ के गपिया लेते हैं और ये बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाय चांस वी आर अलाइव, एंड व्हाट वी डू इन दैट चांस इज आवर फ्री विल। कि अकस्मात जो हुआ, उस जब वो हुआ तब आपने क्या किया, उतना मात्र ही है जो इतना हम करते हैं। नहीं, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना, वो फ्री विल पे हम जब बात कर रहे थे तो आपने कुछ कहा था कि व्हाट डू आई डू व्हेन इट हैपेंस, व्हेन इट हैपेंस, करेक्ट। वहां पर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो रियाज की इंपॉर्टेंस है। नहीं, ये जैसे ये मोमेंट को टाला भी जा सकता था। बिल्कुल। आप बोल सकते थे मैं बिजी हूँ, या मैं या आप कह सकते थे वहां से निकल सकता था कि अरे यार बाद में मिल लेता हूँ। लेकिन अब वो जब दो दिलों को मिलना है तो मिलेंगे। पर कुछ खास करना कितना जरूरी है, या खास करने की इच्छा नहीं, कितनी बिना जरूरी एफर्ट के तो हुआ नहीं है ये। Got it. थोड़ा सा एफर्ट आपका भी लगा, थोड़ा सा मेरा भी लगा, सो दैट इज फ्री विल। है? हाँ, चांस की बात यह है कि आपका कॉल आ गया और मैं उस समय मुंह साफ कर रहे थे, फ्री विल, फेशियल करा रहे थे।
फेशियल नहीं करवा रहे तो फेस क्लीन करवा रहे हैं। ओह, भाई दोनों साहब में फर्क है। फेस क्लीन तो फेशियल ही कहा जाता है। अच्छा। तभी इसके ज्यादा पैसे मिलते हैं। अच्छा। नहीं तो फेस क्लीन तो साबुन से हो जाएंगे। मैं ही कर दूंगा आपका फेस क्लीन, है ना। जब पैसे ले रहे होते, जैसे रूपाली जो है बिल्कुल मिर्ची नहीं खाती, अच्छा। नमक कम खाती है, तेल पसंद नहीं है। तो जब किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, हम कहते हैं कि यार ऑमलेट बना दो, तो वो सोचता है कि अंडे तोड़ के ऐसे ही देने के पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ, तो कुछ ना कुछ डाल ही देता है। फिर वो कहते हैं नहीं इसमें आपने क्यों डाला, तो कहते हैं मैडम टेस्टी तो करना है। कहते हैं मत करो। या दाल, मूंग की दाल, हाँ। उनको लगता है जब पैसे लेने हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो फेशियल और फेस वॉश में फर्क शायद यही है कि उनको लगता है कि बड़े गिल्ट से वो पैसे मतलब ले रहे हैं। बेसिकली आप अपने हाथ से साफ नहीं कर रहे हैं, हाँ, कोई और कर रहा है। कोई और करके दे रहा है, तो और जब वो मेहनत का पैसे मेहनताना ले रहा जब है। वो पैसे ले रहा है तो ऐसे ही झाग उठा के मुंह पोंछ के पैसे नहीं आप ना आप देंगे ना वो लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे काम में भी है ना, कि हम लोग शायद कोई भी हम जब काम करते हैं तो इट इज ऑल्सो द डिग्री कि कोई सामने वाले को लगे कि नहीं यार ये काम अनूठा है, तब हमको उसके पैसे ही मिलते हैं, जहाँ टिका दिया है। ना। हाँ। क्या लगता है लोग अनूठे होने के लिए पैसे देते हैं या किसी भी काम के लिए पैसे दे देंगे? अंगूठे होने के लिए मैं समझा नहीं। अनूठा मतलब यार ये यार अनूठा, बड़ा अनूठा। बड़ा ये यूनिक। बड़ी खास चीज, हाँ यूनिक है बॉस, ये बड़ी मुझे अंगूठा लगा। हाँ, अच्छा। मतलब वो थूक लगा देना आपको जिसको बोलते हैं। ठेंगा लगा। हाँ, ठेंगा। हाँ, अनूठा। नहीं, अनूठे काम का जैसे मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि काम से ही नाम है और नाम का ही दाम है। ये एक सूत्र है जो मैं उनको घुट्टी की तरह पिलाता रहता हूँ। काम से ही नाम है और नाम का ही दाम है। नाम का ही दाम है। मतलब आप जैसा काम करोगे वैसा आपको दाम मिलेगा, वैसा आपको नाम मिलेगा, और जैसा आपका नाम होगा वैसे ही आपको पैसा मिलेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपका ब्रांड है आजकल की भाषा में जो समझा जाए, द ब्रांड दैट यू हैव इज courtesy the work that you have done, and thanks to the brand you will make some money. एकदम एडवर्टाइजिंग वाले से आपने ब्रांड की भाषा में पेल दिया। अब देखिए भाई साहब, ये एडवर्टाइजिंग के लोग हैं, अब इनको जब इन्हीं की बात बोल दे ये हम सालों से ये हम बेच बेच के भेज के अपनी जिंदगी के नैया चला रहे हैं, चला रहे हैं। फेस वॉश की जगह फेशियल करा रहे हैं। करेक्ट। बट इट इज ट्रू इजंट इट, या कि आप दुनिया में कोई भी चीज जब खास हो जाती है तब हम उसको ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। है ना, यूनिक अगर होगी तभी। अब जैसे गुलजार साहब को आप लीजिए हाँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, शायर बहुत सारे हैं लेकिन उनके लिखने का अंदाज अलग है, करेक्ट। इसलिए उनको वो मिलता भी है जो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो नाम हो, रुतबा हो, पैसा हो, जो कुछ भी हो। एंड आई हैव सीन हिम, ही डजंट कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि क्या होता है कि दुनिया में 50,000 लोग बैठे हुए हैं आपको मीडियोक्रिटी की तरफ धकेलने के लिए। वही अगेन, काम से ही नाम है, नाम का ही दाम है। तो मेरा काम यूनिक है, इसलिए मेरा नाम यूनिक है, तो दाम तो यूनिक बनता ही है। तो इसका मतलब जब आप कहते हैं कि लोग बैठे हुए हैं आपको मीडियोक्रिटी की तरफ खींचने के लिए, व्हाट वुड यू मतलब व्हाट वुड यू मीन बाय दैट? अब जैसे गुलजार साहब के पास कोई गया, हाइपोथेटिकल है जी। गुलजार साहब के पास कोई गया, गुलजार साहब ने के पास गया है उनके अंदाज में लिखवाने के लिए जी, और उसके बाद फिर वो ये बोले कि सर ये तो समझ में नहीं आएगा मेरी बाई को, ये वो पान वाले को, यू नो। तो क्या गुलजार साहब को फिर अपना स्तर नीचे गिरा के वो लिखना चाहिए जो उसको समझ में आएगा, या आर्ट का काम ये है कि उसका स्तर ऊपर करे? ये बहुत मतलब मैं आजकल देख रहा हूँ। तो मनोज ने जिस बात की मैं बताता हूँ कि जब रेफरेंस ऐसे दिया जाता है कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तो लोग ये नहीं कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रही, वो ऐसा बताते हैं कि पता है उनको समझ में नहीं आएगी, उनको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए लोग पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड, पेट्रोनाइजिंग आ जाता है कि वो ना समझ लोग हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आता हाँ, है। एग्जैक्टली। और नहीं समझ में आएगा तो पता कर लेगा, पता कर ले, लेकिन उसको एक तरह, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू लोअर योर इंटेलिजेंस। हाँ, ऐसा कहा जाता है। वो वहां पे ऐसा होता है ना कि आप पैसा कमाने के चक्कर में फिर अब वो आप अपने प्रिंसिपल से या अपने क्राफ्ट से या अपने इससे कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्योंकि इस दौरान अलग सी बात कर रहा हूँ, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का बहुत एक मानना चल रहा है कि जिस तरह की जो मार्वल के जो वर्ल्ड है, हाँ, करेक्ट, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज ही कॉलिंग इट, ही इज कॉलिंग इट अम्यूजमेंट पार्क फिल्म्स। अम्यूजमेंट पार्क फिल्म्स है, इवेंट फिल्म्स, जिसमें कोई डेप्थ नहीं है। वो कह रहे हैं ये क्या खाली विजुअल स्पेक्टिकल है, विजुअल स्पेक्टिकल है, एक कैरेक्टर आपने क्रिएट कर दिया,
अब वो बार बार होता जा रहा है। नाउ द फनी पार्ट इज दैट उस तरीके की जो फिल्में हैं वो बिकती हैं। नहीं सर, इस पे ना एक बात मैं बोलना चाहूँगा जी। कि बर्गर भी बिकता है, बर्गर भी बिकता है, क्या वो हेल्दी है? जो हेल्दी फूड है वो उतना शायद नहीं बिकता है। नहीं बिकता है। ये वही वाली बात है कि सीधी जो सी आपके बात लिए है, अच्छा है। मैंने चाय पी है बिना शक्कर के और आपने पी है शक्कर के साथ। यकीन से बता रहा हूँ आपकी चाय ज्यादा टेस्टी है, पर क्या करूँ यार, हर अच्छी चीज जो है वो हेल्थ को कहीं ना कहीं कुछ वो कर देती है। बस 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 बस, है? खेल दिया आपने। तो कई बार मतलब फैक्ट है यार, मतलब फैक्ट है। देखो आपकी चाय पूरी खत्म हो चुकी है, मेरी नहीं हुई है ना, क्योंकि मैं लगा पड़ा हूँ, लेकिन- बिना शक्कर के पीऊंगा। लेकिन क्या ये चाय जो आप बिना शक्कर के पी रहे हैं, हाँ क्या ये भी हेल्दी है? एग्जैक्टली, मेरी कोशिश है मैं जरा गिल्ट कम करूँ, क्योंकि मैं अगर शक्कर से पीऊँ तो कोई लोग बोले तो शक्कर मतलब आपने 5% उसको हेल्दी बनाया 5% हमने उसको कम एनर्जी कम बाय गेटिंग इनटू डिनायल मोड। डिनायल मोड। तो कहीं ना कहीं इजंट दैट ट्रू इन लाइफ ऑल्सो, कि हम लोग जिसको कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बताएंगे क्या चीज़ अच्छी है और हम बताएंगे क्या चीज़ अच्छी नहीं है। वो तो हर कोई किसी के साथ कर रहा है ना? हर कोई किसी के फॉर एग्जाम्पल आजकल अभी एनिमल द फिल्म विच इज कम, साथ। हाँ। अब उसी जगह पर कोई और अच्छी फिल्म की हम बात करते हैं, जो कहते हैं यार अच्छी फिल्म है यार, ये बड़ा, ये एक ऐसी फिल्म है जो गलत चीज़ें सिखा रही है। और हम लोग कह रहे हैं कि एज अ फिल्म मेकर क्या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अच्छी चीज़ सिखाएं या कोई ऐसी चीज़ सिखाएं, जबकि हम देखते हैं अ फिल्म लाइक एनिमल अमेजिंग बिजनेस कर रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आर्ट एक्चुअली सबों के लिए नहीं है, आर्ट कम लोगों के लिए, जबकि मास चीजें सबके लिए है? नहीं, मुझे लगता है कि वो अगेन पेट्रनाइजिंग हो जाएगा। हाँ, आई विल ऑलवेज डिफेंड द राइट ऑफ एनी क्रिएटर टू एक्सप्रेस। टू एक्सप्रेस, हाँ। चाहे वो कैसे भी बनाए, वो उसका तरीका है। देखना नहीं देखना हमारे हाथ में है। Got it. मैंने एनिमल देखी नहीं है, गॉट इट, ट्रेलर मैंने देखा, मुझे लगा शायद ये मेरे लिए नहीं है। गॉट इट। आपने चूज किया कि मैंने मैं choose नहीं किया। लूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो देख रहे हैं मैं उनको नीचा करके देखूं, वो अपना उनके अपने रीजंस हैं। ये तो वैसे ही हुआ, अगेन वही बर्गर वाला एग्जांपल दूंगा कि कोई बर्गर खा रहा है तो आप उसको जज कर रहे हो, उसका चॉइस है। पर आप कहेंगे एज ए क्रिएटर आपके पास चॉइस होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप क्या करेंगे। बट वो भी एक जजमेंट वाली बात हो जाएगी ना, कि मैं ये जज करूं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। लेट पीपल डिसाइड। गॉट इट। क्योंकि मेरे सेंसिबिलिटी, मेरे एस्थेटिक्स, मेरे मॉरल वैल्यूज, मेरे चाइल्डहुड वैल्यूज, किसी और पर अपब्रिंगिंग क्यों थोप? वैल्यूज के हिसाब से मैं बनाऊंगा। अब वो उससे लोग कनेक्ट करते हैं तो करें, नहीं करते हैं तो नहीं करें। अ क्विक वन, हाँ, हम लोग जब कुछ काम ऐसा करते हैं जो हम कहते हैं ना प्रोफेशनल है, हाँ। कि जो मार्केट हमें कहता है हम वो बनाते हैं, कहाँ तक उस दायरे के हम लोग बाहर भी जाएंगे कि हम कहेंगे ठीक है आई डोंट अग्री विद दिस, बट क्योंकि ये एक आस्क है ये मैं बनाऊंगा। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है ना। मतलब अब आस्क है, मैं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, मेरा चॉइस है, अगेन फ्री विल। गॉट इट। तो आप चूज कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, दैट इज योर इंडिविजुअल चॉइस। दैट्स फ्री विल। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने ऊपर, आप किसी दूसरों फेट को, इज यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी। फेट इज यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, देन यू से। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली समटाइम्स ना करके भी बहुत कमाल हो सकता है और हाँ करके भी शायद अच्छा ना हो। अरे सर, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने जहाँ ना बोल दिया है या मेरी अनबन हो गई है क्रिएटिवली और मुझे जाना पड़ा है, या तो निकाल दिया गया है या निकलना पड़ा है। आई हैव रियलाइज्ड इन 99% ऑफ द केसेस दैट वाज अ वेरी गुड थिंग टू हैपन टू मी। उस समय बड़ा गुस्सा आता है या जो भी बुरा होता है, लगता है। क्योंकि एक तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर पैसे चले जाते हैं आपके, पोटेंशियल जो अर्निंग है जिससे आपके बच्चों की फीस निकल सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बाद में आप जब देखते हो तो आपको लगता है अच्छा वो इस काम में मेरा नाम नहीं गया। बहुत लोग होते होंगे जिनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मेरे लिए वो फ़र्क पड़ने वाली बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं खुद को जज कर रहा हूँ और मुझे भी लोग जज करेंगे। मेरे फैमिली में जो है, जो आम जनता की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है वो कैसे फील कर। लेकिन अगर वो देख रहे हैं तो वो जज भी करेंगे ना मुझे कहीं ना कहीं, और वो अपने रिलेशनशिप वाले एंगल से ही करेंगे, लेकिन करेंगे। Got it. पर आपको लगता है कि इसी सवाल बनता है कि फॉरगेट अबाउट एज अ क्रिएटर, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, क्या आप किसी को
जज करने से रोक सकते हैं, नहीं नहीं, कैसे रोक सकते हो आप? है ना? मैं अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ, दूसरों को किसी और को क्या रोक? तो मेरा भी यही मानना है मनोज कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब बहुत बार मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि क्या मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को जज कर रहा हूँ, या क्या मैं ये इसलिए बोल, या किसी के ऊपर मान लीजिए मैंने गुस्सा किया है, जो भी है। क्यों किया मैंने? हाँ, क्यों किया ये क्या ये मेरा ईगो करवा रहा है? बिकॉज आई एम इन अ पावरफुल पोजिशन देन दैट पर्सन। अगर वो मुझसे पावरफुल होता तो क्या क्या मैं मैं करता? बोलता? तो वो सवाल, मतलब आई गेस पार्ट ऑफ ग्रोइंग। पर पॉइंट ये है कि हो सकता है वो आपसे ऊंचा भी और पावरफुल भी है, पर क्या आप जजमेंट में, गुस्सा तो आया लेकिन आपने दर्शाया नहीं, बट वो भी एक जजमेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सब लगातार जज कर रहे हैं ना लोगों को। हाँ वो है, लेकिन वो क्रिएटिव बिजनेस में तो वो तो होता ही है कि आप जज करते ही हो, बिना जजमेंट के आप कोई चीज बना नहीं सकते। आप बेटर कैसे करोगे? ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, पर्सनल लाइफ एंड क्रिएटिव लाइफ। क्रिएटिव लाइफ में हर क्रिएटर वो तटस्थ नहीं होता, हाँ, ओके, इज टेकिंग अ साइड। उसके बाद उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके साइड्स हैं, उनमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ ग्रे हैं, कुछ सफेद हैं, यू नो, व्हाटएवर दोस थिंग्स आर। हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू कि उनमें से एक कैरेक्टर विच यू आर रूटिंग फॉर, कि आप कहते हैं यार ये अच्छा है, उस चरित्र को लिखते हुए हाउ डू यू राइट दैट अदर पार्ट ऑल्सो ऑनेस्टली, जो उतना अच्छा नहीं है, जो ग्रे है? तो मैं बहुत ऑब्जेक्टिव रहता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बहुत ऑब्जेक्टिव रहता वो हूँ। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव नहीं होते, बट ही सेइंग इज ऑब्जेक्टिव। ओके, नहीं, लिखते समय, Okay. खासकर काम के समय में, कि फेयर रहे आप। स्टोरी का डिमांड क्या है? हाँ, स्टोरी, कहानी जो बोली जा रही है, उसकी क्या जरूरत है? उसकी क्या जरूरत है? क्योंकि एक गंतव्य है, एक डेस्टिनेशन है, ठीक है। ठीक है, और एक जर्नी है। अब वो जर्नी में बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे, वो कैरेक्टर्स का बिहेवियर कैसा है वो आप प्री डिफाइंड रहता है। रियली? वी डू द कैरेक्टर स्केचेस, ओके, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल फादर्स कैरेक्टर, ओके, व्हाट काइंड ऑफ फादर ही इज। आपने देखा इनका pros and जेस्चर किस cons. तरीके से मेरी तरफ है, फादर्स कैरेक्टर? अरे नहीं, नहीं, मतलब ये यही तो पंगा है यार, मतलब पूरे टाइम काम करते रहे अपन लोगों का, हीरोइन ही फादर, साउथ में ना हीरोइन ही कहते हैं, हाँ। हीरोइन ही फादर, फादर नहीं यार, इसलिए कहता है कुछ कमाल के रोल करना चाहते हैं भाई, पर ऐसे ऐसे तो क्रिएटर है। अच्छा ठीक है, हीरो कैसा है? एंटी हीरो है या हीरो है? तो आप एंटी हीरो पे बहुत जोर से आया या कॉमिक हीरो है? या? तो जैसे मुन्ना भाई का एक कैरेक्टर है, हाँ, अब वो कैरेक्टर के दायरे में है, या उसके पिताजी का भी जो रोल कर रहे हैं उनका एक अपना कैरेक्टर है, वो उस दायरे में, हालांकि कमर्शियल सिनेमा है या जो भी है, गॉट इट। लेकिन उसका जो भी कैरेक्टर होगा वो उस सिचुएशन में वैसे ही रिएक्ट करेगा, राइट? और हर इंसान के अंदर सब तरह के इंसान होते हैं। वो निदा फाजली का की गज़ल है ना, ये एक शेर है उनका कि जिस किसी से भी मिलो गौर से मिलना, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी ठीक से, क्योंकि हर इंसान में 10-20 इंसान होते हैं। ओके, हाँ, हर एक के context अंदर, यही है। हमारे अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, हाँ, बहुत सारे इंसान होते हैं, बहुत सारे इंसान होते हैं, एक इंसान के अंदर कैरेक्टर। बहुत सारे इंसान होते हैं। हाँ, करेक्ट। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी, कुछ चीज़ें किसी को अच्छी और किसी को बुरी लग सकती हैं, लेकिन उन सबको मिलाकर ही हम सब हैं। हाँ, तो कैरेक्टर्स भी वैसे ही हैं, मतलब अनलेस आपका डेफिनेशन ये है कि नहीं मैं वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स ही लिखूंगा क्योंकि ये फिल्म मेरे को ऐसी बनानी है, और अगर आप राउंडेड अगर लिख रहे हैं तो आप फिर उसको चारों तरफ से देखोगे, अच्छा ये सिचुएशन में कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा। अभी कोई उसी चीज़ को कॉमिकली भी देख सकता है, कोई बहुत सीरियसली भी देख सकता है, मतलब दो लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं उस चीज़ को। करेक्ट, मतलब उस सिचुएशन को हम लोग, जैसे मैंने उस दिन बड़ी इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू सुना मैंने जूलिया रॉबर्ट्स का, जहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रिटी वुमन जो उनकी पहली फिल्म थी, वो पहले किसी एक बहुत बड़े कंपनी के पास थी या छोटे कंपनी के पास थी, बट वो एक बहुत ही डार्क सी फिल्म थी। वो फिल्म एंड होती है उस जगह पर जहाँ पर रिचर्ड गेयर के जो कैरेक्टर जो भी करते, वो उस लड़की को पैसे देते हैं, वहाँ पर पिक्चर वो वाली ख़त्म होने वाली थी, और वो बताती हैं कि उसके बाद वो फिल्म बंद हो गई, तो बनी नहीं। उसके बाद एक दूसरी प्रोडक्शन कंपनी ने उस फिल्म को लिया, दूसरे डायरेक्टर ने लिया, और कहानी वहाँ से लगभग शुरू से हुई, एंड दैट सेम डार्क फिल्म बिकेम प्रिटी वुमन। और इनफैक्ट जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, चेकॉफ जो हैं, अंतोन चेकॉफ जो रूसी राइटर हैं, उनकी सारी
उनके सारे प्लेस ट्रेजेडीज हैं, लेकिन उनके प्ले के ऊपर लिखा होता है अ कॉमेडी बाय एंटोन चेखव। यू नो, लिखते इट्स अ कॉमेडी। उनका कुछ कहीं ये अपनी तरफ ह्यूमर रहा होगा, आयरॉनिकल बात, कि वो जिसको कोई और त्रासदी या ट्रेजेडी सोचे, वो कहते हैं इट्स अ Comedy। कॉमेडी। तो देखने का नजरिया है। हाँ, तो आपके लिए एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, हैविंग डन सच अ लॉट ऑफ वर्क, डू यू सी you getting more pained by life? Are you more sensitive to things? लाइफ इज पेनफुल। Got it. शुरू होने से अंत होने तक तो पेनफुल है ही, बट हाउ डू यू डील विद दैट पेन इज व्हाट मेक्स यू अ मैन और वुमन और ह्यूमन बीइंग। Politically correct बात कर दी तुमने। नहीं, पॉलिटिकली सारे करेक्टली gender वो है ही है, रियलिटी gender- है, रियलिटी है। मतलब, पर कहीं जो वो तुमने कहा कि यार लाइफ इज पेनफुल, हाँ, कहीं ना कहीं इज दैट समथिंग टू डू विद योर सेंसिटिविटी? बिकॉज इवन आई फाइंड, मतलब मैं बड़ा सेंसिटिव यार, मैं रो पड़ता हूँ चीज़ों को देखकर, किसी का कोई अपसेट देख के मेरे को बहुत बुरा लगता है। हाँ। तो आई एम जस्ट चेकिंग विद यू, हाउ इज इट फॉर यू? तुमको दुनिया जब दिखती है, हो गई ना, मतलब आप अगर इंसान हैं हाँ। और आपके पास दिल है तो दर्द हो गई। तो ये जो दिल जो थोड़ा दर्द को महसूस करता है, डू यू थिंक दैट लेड यू टू बिकम अ राइटर एंड अ क्रिएटर? सो माय came राइटिंग first? जर्नी स्टार्टेड विद राइटिंग पोएम्स। अच्छा आई डोंट, ये बाकी सब तो पेरिफेरल है। अच्छा। मैं पहले जो चीज़ शुरू की थी मैंने, वो थी शायरी। और अब भी करती हो भाई? हाँ, वो अपने अभी कर देते हो। लिखता रहता हूँ, हाँ। मगर शुरुआत वहीं से हुई है। लिखने, मतलब जब बहुत सारे पोइट्स को आप पढ़ते हो और आप यू आर एक्सपोज टू सो मेनी पीपल, कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर है वो थोड़ा सा एक एस्थेटिक सेंस है, एक पोएटिक सेंस है, थोड़ा कहीं पे भी है, तो वो निकल जाता है बाहर। और वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो आपको शेप करती हैं, राइट? तो आई एम अ पोएट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी, Shaped by the things that you read शेप्ड बाय द थिंग्स आई रेड, and experienced. हर्ड। Uh-huh. जैसे मैं रायपुर में पला बड़ा हूँ, छत्तीसगढ़ में, तो हमारे यहाँ बहुत सारे कभी सब मुशायरे, कवि सम्मेलन, वो सब होते थे और मैं जाता था उनमें और बड़ा मज़ा आता था देखने में। मतलब वो लाइव पोइट्री रिसाइटल का अपना एक अलग ही मज़ा है। जैसे मुझे याद है अभी भी, उस दौर में शरद जोशी ने, बहुत बड़े पोइट थे उस समय, और इन्होंने Satirist? एक था गधा क्या उन्होंने लिखी हाँ थी? हाँ, कक्का जी कहीं, कक्का जी कहें, हाँ। तो उन्होंने एक उस दौर में बोफोर्स के ऊपर एक पोएम लिखी थी, अच्छा। विच आई थॉट वाज ब्रिलियंट। मतलब और वो गद्यात्मक कविताएं लिखते थे वो, मतलब वो पद्यात्मक कविताएं नहीं लिखते थे, मतलब राइम स्कीम वाली नहीं लिखते थे, गद्य टाइप तो रहते। मैं समझ पा रहा हूँ यार, तुम्हारे भी लेखन कुछ वैसे ही है, तुम भी काफी फ्री वर्स में लिखते हो। नहीं, मैं थोड़ा पद्यात्मक ज्यादा हूँ। अच्छा, पद्यात्मक ज्यादा हो। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम में कई बार मैंने पढ़े हैं, तो दे आर, हाँ, कई बार वैसा हाँ, फ्री स्टाइल में है, बिकॉज आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। गॉट इट। आई हैव रेड क्वाइट अ फ्यू ऑफ दोस जो हाँ। फ्री वर्स में चलते हैं। तो वो उनका बोफोर्स पे था, एंड बोफोर्स को उन्होंने एडजेक्टिव बना दिया था। अच्छा, जैसे याद है क्या? जैसे कोई खूबसूरत लड़की को आप देखोगे तो बोलेगे क्या बोफोर्स, क्या बफोर्स है? अच्छा। या आपका कुछ नुकसान हो गया तो आप बोलेंगे यार जिंदगी बोफोर्स हो गई है। क्या तो वो उन्होंने उस जमाने में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट लेट 80s और 90s, हाँ हाँ हाँ, अर्ली 90s, ये उनकी बहुत फेमस पोएट्री थी। वाह। और उसी तरह हमने और भी लोगों को सुना है जो बड़े बड़े पोएट्स थे, वहाँ पे आते थे, और एंड यू गेट इन्फ्लुएंस बाय देम। आप अगर आप में वो इंटरेस्ट है तो आप इन्फ्लुएंस होंगे। और वहाँ माहौल भी था कुछ, मतलब स्कूल वूल में भी टीचर्स मेरे वैसे थे, तो पोइट्री का। और प्लस आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की मानसरोवर से एक्चुअली मैंने पढ़ना सीखा है। मानसरोवर क्योंकि उनकी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, एंथोलॉजी है। तो वहाँ से पढ़ना सीखा है। मतलब प्रेमचंद सबसे ज़्यादा मुझे उस ज़माने में आकर्षित किए, और उनकी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाएँ पढ़ते फिर यू ग्रेजुएट टू अदर थिंग्स, आप बाकी चीज़ें भी डिस्कवर करते हो, और आपको गाने भी सुनाई दे रहे थे। तो हमारे घर में माहौल था काफ़ी गानों का, पुराने गाने चलते रहते थे। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से। चाहे वो पिताजी KL सहगल के गाने सुनते थे, या दीदी लोग मतलब रफ़ी के और हेमंत कुमार, तलत महमूद, ये सब के गाने सुनते थे। तो उसमें शायरी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी 1950s में जो तो वो
नेचुरली अगर आपका इंक्लिनेशन उस तरफ है तो वो आपके कान में पड़ रहा है, और फिर आप जब डिस्कवर करते हो तो देन यू रिविजिट देम एंड यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. तो कई बार अभी काम करते वक्त वो फील होता है, कंपैरिजन फील होता है कि यार क्या पढ़कर अच्छा बुरा कुछ भी पास्ट के साथ. नहीं, गाने लिखने का तो ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा गाने लिखने के लिए आते ही नहीं है. और नहीं, पर जैसे हो द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू गेट, द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू ऑब्जर्व, कई बार होता है कि जो बचपन में जिस चीज से काफी इंस्पायर्ड थे. सी a lot of work that I see and hear is not what I wanted to do, हाँ, and hence I can't relate to them. करेक्ट. Okay, but there are a lot of work that have happened in the recent past also, जो बहुत ही बढ़िया है. रिसेंट पास्ट तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा पास्ट. अभी के जो गाने हैं मुझे उनमें वो डेप्थ, वो पोएटिक डेप्थ दिखाई नहीं देता है. लिरिक्स राइटिंग और पोएट्री राइटिंग आर टू वेरी डिफरेंट. अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन दैट, वेरी इंटरेस्टिंग. सो मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुड़ी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, हैज़ गॉट नो पोएटिक डेप्थ बिकॉज देर इज नो इनसाइट, देर इज नो थॉट, देर इज नथिंग. ये लिमरिक्स है, मतलब जोड़ जाड़ के गाना बना दिया है. तो ये चल जाएगा गाने में, पॉपुलर हो जाएगा. लेकिन बात जब आप उसी बात को आप घुमा करके बोलते हैं और बहुत क्या बोलना चाहिए, एक बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, या कहीं से. हाँ, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी. मतलब कोई एक थॉट को ट्रिगर करे. हाँ, एक कोई ऐसे लोग कहेंगे एक इमेजरी क्रिएट करे. हाँ, बट बिकॉज अभी टाइम नहीं है लोगों के पास, ऐसा मैं सुनता हूँ. तो ये अक्सर दलील दी जाती है कि लोगों के पास टाइम नहीं है यार इतना सब सोचने का. सो बी फास्ट एंड आज की भाषा में लिखो. आज की भाषा में मतलब जो सड़क की भाषा है, जो अंग्रेजीदा भाषा है, वो तो ठीक है, उसका अपना एक मार्केट है. आई एम नॉट जजिंग इट, लेकिन मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ. शायद मैं ओल्ड स्कूल हूँ और ओल्ड सोल हूँ. और कहीं ना कहीं ये ओल्ड स्कूल ओल्ड सोल एक ऐसे वर्ल्ड में अभी काम कर रहा है जहाँ पर अभी 1 मिनट के कंटेंट की बात हो रही है. वो तो अलग ही स्टोरी है. द ओल्ड स्कूल, जैसे मैं बताऊँ आपको कि वेन एवर आई एम इन डाउट या वेन एवर आई फील डिप्रेस्ड, जैसे दाल चावल कंफर्ट फूड होता है, वैसे मेरा कंफर्ट फूड है टू गो बैक टू रीडिंग से गालिब और फैज, और इवन गोइंग एंड लिसनिंग टू शैलेंद्र सॉन्ग्स. नरिशमेंट ऑफ द सोल. हाँ, वो फिर लगता है हाँ जिंदगी उतनी तर हो गई. हाँ, तर हो गई कि हाँ मज़ा आया. तो वो और बहुत सारे, ये तो वो नाम है जो बहुत प्रचलित हैं और बहुत ज़्यादा जाने सुने हैं. जैसे बहुत सारे पोइट्स हैं, मंगेश डबराल है, एक छत्तीसगढ़ के पोइट है विनोद शुक्ला, उनको आप पढ़िए. और आजकल तो बहुत कुछ काम हो भी रहा है. मतलब जैसे एक वेबसाइट है रेख्ता करके. हाँ, गजब. रेख्ता वालों का एक हिंदी भी है. अच्छा, हिंदी भी है. हाँ, एंड दे हैव पुट हिंदी, आप चेक कीजिए, उसमें हाशिए पे जो कवि हैं, अच्छा, जो मतलब मार्जिनलाइज्ड पोइट्स हैं, उनकी भी कविताएं हैं, जो ट्राइबल पोइट्स हैं उनकी भी कविताएं हैं, और गजब का काम है. मैं एक बात बताऊँ, मुझे ना मुझे कविता पाठ में बहुत बहुत अच्छा लगता है. जब मैं पढ़ता हूँ और मैं उच्चार करके पढ़ता हूँ. मैं इनफैक्ट एक सीरीज़ करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं कुछ ऐसी कविताएं पढ़ूँगा. ओके, और मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि वो जो साउंड्स भी हैं ना, वो कुछ करती हैं हमको. एक तो है समझ के लेवल पर, दूसरा जब हम उच्चार करते हैं उन शब्दों का. एंड ये आप ट्राई कर सकते हैं. आप कोई भी कविता लेके ना, आप इफ़ यू रीड इट अलाउड तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है. सुनने का तो अलग मजा है ही, उसका एक रिदम भी होता है. एक रिदम भी होता है. और कई बार मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अलग अलग पोइट्री के रिदम होते हैं. कई बार आप उस रिदम को तोड़ते भी हैं. चलती, जो कहते हैं ना, एक चलत अंदाज में हम लोग जब किसी चीज़ को तोड़ते हैं. सो फॉर मी पोएट्री या अ ग्रेट रिटन वर्स, इनफैक्ट मैं थोड़ी सी अजीब सी बात कर रहा हूँ, ये जो 1 मिनट कंटेंट है मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है.
क्योंकि 1 मिनट में मेरे लिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि बेसिकली हाइकू की तरह मैं क्या उस छोटे से तरीके से उस छोटे से वक्फे में कुछ चीज़ क्रिएट करूं एंड it is like you choose between long form and short verse you know एक कुछ आप बहुत छोटे से में कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं क्या तो one of the things that interests me and I want to ask you about that as we complete this conversation एक चीज बताना चाहता हूँ Please, आपको please, बिफोर वी गेट इनटू दिस yeah सिंस यू आर एन एक्टर एंड यू टॉक्ड अबाउट पोएट्री हाँ एक दिलीप कुमार साहब से किसी ने पूछा कि व्हाट मेक्स यू सच अ ग्रेट एक्टर और व्हाट मेक्स यू इम्प्रूव योर अपॉन योर क्राफ्ट सो मच एंड यू नो मैंने बहुत सोचा और उसके बाद कहा शायरी किसी ने उनसे ये बात पूछी थी कि हाउ कैन समबडी बी अ बेटर एक्टर actor. एंड यू नो तो उन्होंने कहा कि शायरी पढ़िए शायरी आपको आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलती है कुछ आयाम और खोल देती वो सारे, डेफिनेटली बहुत सारे। मेरा ऐसा मानना है वही कहीं ना कहीं उस पोएट्री या किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो आप जब एकदम रुकते हैं कहते हैं अच्छा और न सिर्फ एज एन एक्टर मुझे लगता है जस्ट हम लोग जब ज़िंदगी में ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग सब ज़िंदगी में ट्रैवल कर रहे हैं जो भी हमारा प्रोफेशन है बिजनेस पर्सन हो सकते हैं हम लोग कॉर्पोरेट लाइन में हो सकते हैं कहीं पर हम ट्रैवल कर रहे हैं उस ज़िंदगी के आयाम दिख जाते हैं और मुझे तो रास्ते भी मिलते हैं कहते हैं ना कि ऐसी किसी पोइट्री को ऐसी उंगली रखिए और जो लाइन है वो कुछ आपको कोई दरवाजे खुलती है आप साउंड के लेवल पे बात कर लीजिए इंटेलेक्चुअल थॉट के लेवल पे बात कर लीजिए फीलिंग के लेवल पे बात कर लीजिए पोइट्री गिव्स यू दैट थिंग अ गुड पोइट्री अच्छी शायरी आपको देगी वाह मतलब आप महसूस भी कर सकते हैं उस चीज़ को आपको सोचने के लिए वो चीज़ मजबूर भी कर सकती है कि हाँ यार ये मैंने सोचा नहीं था बात वही है इनसाइट क्या है वही हिडन ट्रूथ है जो सबके सामने है लेकिन किसी ने देखा उसको और उसको उभारा है एक्सपोज किया हाँ। उभारा आपके लिए वाह तो कमिंग बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड हाँ हम लोग बहुत ज़्यादा है ना ऐसा नहीं कमिंग बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड कहा Free ये तो poem. हम लोग शायद फ्री वर्स हम लोग तो फ्री प्यार वर्स है हो रहा है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सब कुछ हो रहा है जिंदगी चली जा रही है तो जस्ट यही बोलना बहुत चाह रहा लंबा हूँ और मुझे। बोरिंग तो नहीं हो जाएगा ये अरे ये तो हमारी हम गपियारे हैं हाँ हम गपियारे हैं तो हमने कहा इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं करेक्ट तो यही बातें हो रही थी हमारी तो जस्ट कमिंग बैक एंड आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन कि अगेन हम लोग कहें कि कुछ परतें दिखती हैं जैसे हम पोइट्री करते हैं बट टेल मी वन थिंग आप एज जब आपके फॉर्मेटिव ईयर्स थे मतलब जब आप यू स्टिल फॉर्मेटिव है ये तो बहुत डिप्लोमेटिक वाला दे दिया आपने नहीं वो फैक्ट है बड़ा ये हम्बल वाला दिया आई एम स्टिल ग्रोइंग सर ऐसा वाला है हम्बली सो उस समय में उस दौर में जब आप कॉलेज में थे और कॉलेज प्लेस कर रहे थे उस दौरान आप लोगों ने भी डिस्कवर किया होगा बहुत सारे पोएट्स को जैसे रश्मि रथी मैं सुनता हूँ काफ़ी पढ़ते थे हम लोग एक्टर्स के लिए तो मतलब काफ़ी जो हर थैंक्स टू actors बज्जू का भाई मैंने थैंक्स टू बज्जू भाई श्री राम गोपाल बजाज ने उसको सचमुच वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी रश्मि रथी का इस्तेमाल अगेन बज्जू भाई ने ही वो किया था तो मैं इसमें कोई चीज़ एक चीज़ एडमिट करना हाँ सॉरी चाहता आप कुछ बता रहे थे हूँ। हाँ कि एज फार एज आई एम कंसर्न मेरे कुछ फेजेस रहे हैं और एक टाइम था जब मैं बहुत पढ़ता था कविताएं किताबें आर्टिकल्स और कुछ साल पहले आई कंप्लीटली स्टॉप्ड रीडिंग इनकी नज़र में अभी जजमेंट आ चुका है ऑलरेडी पर नहीं, मैं इस बात को नहीं बिल्कुल नहीं आया है मैं रिलेट कर सकता हूँ इससे तो आई स्टॉप रीडिंग बंदूक और अब मैं पोइट्री पढ़ता हूँ एक पोइट्री नहीं पढ़ता मैं पोएम्स पढ़ता हूँ ये कुछ शेर पढ़ता हूँ पूरा नहीं मतलब ऐसे नहीं कि उनके सारे वर्क्स पढ़ता हूँ कुछ करता हूँ एंड आई स्पेंड सम टाइम विद इट और मैं इंटरव्यूज सुनता हूँ मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए मैंने देखा कि मेरा अटेंशन स्पैन और मेरी इच्छा शक्ति चली गई है
इच्छा ही नहीं होती। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मतलब कोई सीरीज और ये सब। किताब भी हो। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, हाँ बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। ये नेटफ्लिक्स और अमेजोन वो यूं ही ले रखे हैं, हाँ। मैं देखता ही नहीं हूँ, बहुत कम। मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ ऐसा हल्का सा हर देख बड़ा लिया। एक्टर ये बात बोलता है सर। नहीं नहीं, बड़ा बड़ा छोटा पता नहीं, मैं तो बहुत एम्बेरस्ड रहता हूँ, क्योंकि मैं अपना ही कोई काम नहीं देखता हूँ। इसलिए नहीं कि टाइम नहीं है, कि मतलब मेरा ऐसा पूरा टाइम है कि मुझे जलन होती है। मैं बता दूं फ्रैंकली, मुझे इतनी जलन होती है कि मैं जब कोई अच्छे फिल्म्स देखता हूँ और देखता हूँ यार मैं वो रोल्स नहीं कर रहा हूँ, बहुत जलता हूँ मैं। तो 58 साल की उम्र में भी मैं एक अब ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील पदार्थ हूँ, जो ज्वलंत पदार्थ हूँ, जो हर बार दिखता है अरे यार ये रोल तो करना चाहिए था मुझे, यार ये रोल तो मुझे ऑफर करना चाहिए था। मतलब ये रियली ऐसा आता है। मैं बड़ा सफ़र करता था यार, बड़े यार पिक्चर देखता था, अरे यार क्यों नहीं किया मैंने रोल। ओके, मैं दूर की फिल्में देखता हूँ जिसको मैं मान के चलता हूँ कि उसमें मतलब कौन सी फिल्म है वो, आइल ऑफ स्काई में शूट किया, स्काईफॉल, स्काईफॉल, वो डार्क फिल्म इस तरीके से। और उसका स्पाइडरमैन वगैरह जाके देख लेता हूँ। अब तो स्पाइडरमैन भी बंद कर दिया, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज हुई वो समझ में नहीं आता। तो वो बड़ी सिंपल मुझे कहानियाँ अच्छी लगती हैं। और दूसरी बात, एक तो वजह यह है कि यार मैं काश वो रोल कर रहा होता। दूसरी बात यह है मैं बहुत मूव हो जाता हूँ यार, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत वरिड हो जाता हूँ उस कैरेक्टर को लेकर, जिसकी कहानी बड़ी बुरी स्थिति हो रही है। अरे यार क्या होगा, मैं कहता हूँ यार क्या हो रहा है, एंड में मुझे बताओ ना क्या हुआ, ठीक हो गया ना उसका। बट एक चीज है, आप ये बार बार इमोशनल वाली बात बोल रहे हैं। हाँ, अगर आप इमोशनल नहीं है तो आप कलाकार कैसे हो अरे सकते मैं इमोशनल हूँ भाई, हाँ। इसीलिए खुद को बचाना पड़ता है। हाँ इसीलिए मुझे खुद को बचाना पड़ता है। मतलब लोग मुझे कई बार कहते हैं आशीष तू भाग रहा है, मैं कहा बिल्कुल ठीक हूँ यार। कहते हैं वो पैराशूट पहन के उतर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं हैंडल नहीं कर पाता। तो ये फैक्ट है कि हम सबको खुद को प्रिजर्व करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने कुछ अपने आप को देखा है कि मैं डरावने रोल करना पसंद करता हूँ। मैं बहुत ही इमोशनल, बेहद इमोशनल रोल्स जब करता हूँ तो अच्छी तरीके से करता हूँ, लेकिन खुद मैं उनको देख नहीं पाता हूँ। इट पेन्स मी अ लॉट। और मैंने अपने को ये देखा है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। नहीं, दूसरों को देख के या अपना काम देख के? अपना काम नहीं देखता भाई, मैं देखता ही नहीं हूँ अपना। आप मेरे मतलब मैं अपनी कोई फिल्म नहीं देखता हूँ। मतलब कोई भी फिल्म देखी हो, लोग मुझे बताते हैं ठीक था, मैं शॉट देने के बाद वो क्या कहते हैं मॉनिटर पे भी नहीं जाता हूँ, है ना। नहीं जाता हूँ मैं। आई जस्ट डू इट, आई लुक एट द डायरेक्टर, वो कुछ कहते हैं निकल लेते हैं। समहाउ फॉर मी वो मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है थोड़ा और अच्छा कर सकता था। मैं फाइनली उनको बोलता ठीक था, ओके। या अगर बहुत मुझे करना हो तो मैं कहूँगा आई जस्ट डू वन मोर, अपने आप ही कहूँगा। बट ये डेफिनेटली है कि आई डू बिलीव, और मैं हर एक को कहता हूँ, यू मस्ट प्रिजर्व योर सेल्फ। आपको किसी और को दिखाने के लिए हट नहीं करना है, दिखाना नहीं है कि आप स्ट्रांग हैं, कि आप कुछ हैं। जैसे मैंने अपने बारे में जो पाया है कि आई लिव माई लाइफ बेस्ड ऑन प्रिजर्विंग माई सेल्फ एंड देन क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल। किसी और की नज़र से मैं नहीं जीता हूँ। तो हम लोग जब क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि मैं नहीं पढ़ता हूँ यार। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरा अटेंशन स्पैन नहीं है। सो व्हाट डू आई डू? शुड आई गेट अपसेट और शुड आई फाइंड अदर मीन्स टू रिजुविनेट माई सेल्फ? तो आई हैव फाउंड, मैंने और तरीके से अपने आप को रिजुविनेट शुरू किया। एक सवाल है मेरा। हाँ प्लीज़। जब आप अपने काम को देखते ही नहीं है, हाँ, तो आप क्रिटिकली एनालाइज कैसे करते मैं नहीं करता हूँ। तो फिर आप क्राफ्ट को इम्प्रूव कैसे करते मैं कंटिन्यूसली वो मैं अपने आप लगा पड़ा हूँ। मैं अपने आप को मुझे दिखता है, मुझे डायरेक्टर बताते हैं ओके नॉट ओके। मैं तो 10 बार जब तक देखूं नहीं तब तक मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ, वो थोड़ा फर्क हुआ है। एवरी टाइम आई हैव टू। हाँ, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। मैं अपने हर काम को जब भी देखता हूँ बड़ा दुखी, भाई यार क्या किया मैंने। मैं एक बात अंडरस्टूड है, मैं अपने हर काम से मुझे लगता है वो औसत से नीचे था। तो आई डोंट वांट टू गिव माई सेल्फ दैट पेन। मैं डायरेक्ट कहता हूँ ओके, और मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम ना मुझे जो पार्ट मिले मैं हर बार थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा। सो एनी ग्रोथ दैट आई मे हैव शोन इन माई करियर, अपने काम में, इट इज़ बेस्ड ऑन माई जजमेंट एंड वॉट पीपल हैव टोल्ड मी अबाउट इट। ओके, जो मेरे को आइडिया है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं थोड़ा और अच्छा दे सकता था। ये शॉर्ट इन्होंने ओके कर दिया है, मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता था, या अगली बार थोड़ा और पुश करूँगा। मैं वेरी वेरी क्लियर कि आई एम वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ, और इसलिए मुझे अपने आप को बचाना होता है अपने आप से। तो डेफिनेटली आई डोंट टेक माई परफॉर्मेंसेज फॉर ग्रांटेड। मैं ऐसे लगा रहता हूँ कि बस कुछ और करते हैं, मतलब एक जोन में रहता हूँ मैं। लेट्स डू इट सर, लेट्स गो फॉर इट। मैं पैशन के साथ करता हूँ, आई एम गिविंग दैट अमेजिंग बेस्ट इन दैट मोमेंट।
आई एम रियली इन इट, उसके बाद मैं आई विल मूव ऑन, नहीं तो मैं अपने वो ख़त्म कर दूंगा। आई एम सो पैशनेट। तो खैर वो तो खैर दूसरी बात है, इट इज़ अबाउट मी। सो व्हाट आई डिस्कवर्ड इन दिस कॉन्वर्सेशन ऑल्सो, जो हम लोग You कर रहे हैं, started with free will and we somehow, Fate. yes, somehow हम लोगों ने जो किस्मत से हम मिले, आज ये बेहतरीन सी शाम है, हम इस हरियाली के बीच बैठे हैं, मेरे ख्याल से वी हैव क्रिएटेड सम गुड मोमेंट्स फॉर आवरसेल्व्स। definitely. But we have been doing that for years now. And I like that. I mean, it's the beauty of this is कि कोई एजेंडा नहीं है। नहीं तो जनरली आप किसी से भी मिलते हैं तो एक एजेंडा के साथ मिलते हैं कि इससे मेरे को क्या फ़ायदा है, मेरा इससे क्या फ़ायदा है। वो हम लोग के रिश्ते में कभी शुरू से रहा ही नहीं है। यूं ही यूँ ही। इनफैक्ट वो आप जब थोड़ी देर पहले आप जो बोल रहे थे कि मैं पढ़ता नहीं हूँ ये वो एक्चुअली आई कुड रिलेट टू दैट, क्योंकि एक ज़माने में मैं जब एकदम एडवर्टाइजिंग में एजेंसी लाइफ में था और उसके बाद फिर जस्ट छोड़ा ही था, या तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब तक एक तो मैं पढ़ना बंद कर दिया हूँ, और जब तक पैसे नहीं दिखाई देते मैं लिख ही नहीं पाता हूँ। मतलब कोई बोलेगा कि मनोज ये ब्रीफ है, इसके इतने पैसे मिलेंगे, तो मेरा चार्ज हो जाएगा इमीडिएटली, वो मोटिवेट हो जाएगा। और एक पॉइंट के बाद फिर मुझे ये लगा कि मैंने लिखना शुरू क्यों किया था। इट वॉज फॉर प्लेजर ऑफ राइटिंग, नॉट फॉर एनी कमर्शियल कंसिडरेशन। उस समय तो पता भी नहीं था कि इसमें, उस समय तो ऐसा इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहे थे जो कि फेल्ड अटेम्प्ट था, लेकिन लिखना तो अपने लिए था। तो फिर वो जब डिस्कवर किया तो मतलब आपकी बुद्धि भी कुंद हो जाती है। तो खोलने के लिए चाबी आप फिर अपने पुरखों के पास जाते हैं। देन यू स्टार्ट रीडिंग अगेन एंड यू रीइंटरप्रेट दोज थिंग्स। Okay, revisit those same things that you may have read at that read earlier Yeah. and then you reinterpret that, क्योंकि उतना लाइफ का आपका गुजर एक्सपीरियंस चुका हो है, गया। exactly. कौन And पढ़ रहा then है? I started writing. तो अपने आप वो एक दो पढ़ने के नहीं, बाद तो वो कहते खुल हैं कि गया। कौन पढ़ रहा है? हाँ 8 साल का करेक्ट। और अब 60 साल का। 60 Sorry, he had told me not to mention his age. Sorry, please take it back. स्वप्निल इसको एडिट कर। बहुत सीरियस हो गए तुम। इतने ज्यादा सीरियस हो जाना बड़ा मजा नहीं आ रहा है। बड़ा ठीक है यार। मनोज बहुत अच्छा लगा। ओके बड़े भैया, ओके बड़े। भाई मैं 65 का हूँ, मतलब born in 65। तो गुड फन ऑलवेज अच्छा गपिया है। ऑलवेज। और बहुत अच्छा लगा, हम लोग ऐसे ही मिल लिए, नेक्स्ट टाइम मेरे घर पे आप आइए, बहुत जरूरी है। मिट्टू जी के भेल के ऐसे ही साथ होता है, गपियाएंगे। हम लोग ऐसे ही मिलते रहते हैं गपियाते। और आज हम लोगों ने सोचा कि इस कॉन्वर्सेशन को कैप्चर किया जाए। हाँ, और तो हम बात करके हवा में छोड़ देते हैं। या तो जाते जाते बस एक बात मैं कहूँगा कि यूं ही लोगों से मिलना, यूं ही ये सब मेरे लिए है कि कुछ मेरे को आयाम दिखाते हैं। मैं अपने आप को एक नए तरीके से देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड। अरे और मिलते रहेंगे। प्लेजर इज ऑल माइन ऑलवेज। तो ढेर सारा प्यार आप सबको। अल शुक्रन Bye-bye. मखदूर, अल शुक्रन जिंदगी। लव यू।